गुड इवनिंग बच्चों। मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए वसंत भाग 2 के पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज पिल्ले। यह एक साक्षात्कार है जो कि विनीता पांडे द्वारा भारत के सुप्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले का लिया गया है। इस साक्षात्कार में धनराज पिल्ले जो कि भारतीय हॉकी टीम के सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी हुआ करते थे, उनकी जीवन से संदर्भित चीज़ों का यहाँ पर विनीता पांडे जी ने वर्णन किया है। उनसे उनके जीवन में आए परेशानियों, किन मुसीबतों का सामना करके उन्होंने अपना यह संघर्ष पूरा किया, ठीक है, और उनके आदर्श, उनके विचार, उनके स्वभाव इत्यादि का वर्णन इस पाठ में किया गया है। इस पाठ का हमारे लिए संकलित करना मात्र यह हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत होता है कि किस प्रकार से संघर्ष करके व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मनचाही चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए ही इसे इस पाठ में संकलित किया गया है। आइए इस पाठ से संदर्भित हम कुछ कठिन शब्दों की चर्चा करते हैं। यहाँ पर मैंने कठिन शब्दों में कुल 18 कठिन शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे सुप्रसिद्ध, कॉम्प्लेक्स, स्टिक, जूनियर, व्यक्तित्व, ओलंपिक, आक्रामक और सुरक्षित, महसूस, उकसाने, एस्ट्रोटर्फ, कृत्रिम, नेशनल्स, जोखिम, फोटोग्राफर, महाराष्ट्र, मशहूर, कारपोरेट। तत्पश्चात हम इसके शब्दार्थ की तरफ आते हैं। शब्दार्थ में पर मैंने यहाँ पर तुनुक मिजाज, चिड़चिड़ा, सुप्रसिद्ध, मशहूर, विस्मय, आश्चर्य, कष्ट साध्य, मुश्किलों से भरा हुआ, हैसियत, सामर्थ्य, वैश्य कीमती, बहुमूल्य, दबदबा, रौब, पिसड्डी, पिछड़ा हुआ, जेहन, बुद्धि, उकसाना, भड़काना, अहमियत, महत्व, कृत्रिम, बनावटी, गुर, तरीका, शोहरत, प्रसिद्धि, आर्थिक तंगी इत्यादि शब्द अर्थों का वर्णन किया है। तत्पश्चात हम प्रश्न अभ्यास की तरफ आते हैं। प्रश्न अभ्यास में साक्षात्कार से यहाँ पर मैंने आपको देखिए साक्षात्कार पढ़ करके आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। यहाँ पर मैंने आपको इसका उत्तर लिख के दिखाया है। साक्षात्कार पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्ले की वह छवि उभरती है जिससे वह ऊपर से देखने में कुरूप, गुस्सैल, तुनक मिजाज लगते हैं, परंतु अंदर से वह उतने ही सख्त, उतने ही सरस, नरम दिल, परिश्रमी तथा लोगों की सहायता करने वाले इंसान हैं। दूसरा प्रश्न है, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की। लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। यहाँ पर मैंने देखिए धनराज पिल्ले से संदर्भित मैंने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख के दिखाया है। धनराज पिल्ले का बचपन मुश्किलों से भरा हुआ था। वे बचपन में बहुत गरीब थे। उनके दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे और उन्हीं के चलते उनको भी हॉकी खेलने का शौक़ हुआ। वो बचपन में इतने गरीब थे कि हॉकी स्टिक भी नहीं खरीद सकते थे। उनको अपनी हॉकी स्टिक तब मिली जब उनके बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। वैसे तो उनकी स्टिक नई नहीं थी, पर उनके लिए बहुत खास थी। जब वह एशिया कप के कैंप के लिए चुने गए, तब से लेकर के आज तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद जो है हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे
मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि की विनम्रता से संभालने की सीख दी। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? धनराज पिल्ले की इस बात का अर्थ है कि प्रसिद्धि एवं सफलता मिलने के बाद भी अपनी विनम्रता मत छोड़ना। प्रायः लोग सफलता मिलने पर घमंडी बन जाते हैं, परंतु तुम घमंडी मत बनना। साक्षात्कार के आगे शीर्षक के अंतर्गत हम पहला प्रश्न लेते हैं। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्यों? पता लगाइए। मेजर उत्तर है, मेजर ध्यानचंद की हॉकी खेलने की शैली अद्भुत थी। प्रत्येक मैच में उनके गोलों की संख्या से यही लगता है कि उन्होंने गोल नहीं, क्रिकेट मैच में रन बनाए हैं। इस अद्भुत खिलाड़ी का खेल कौशल देखकर अनेक अनेक बार विदेशों से प्रलोभन भरे प्रस्ताव आए, किंतु उन प्रलोभनों का ध्यानचंद पर कोई असर नहीं हुआ। हॉकी की विलक्षण क्षमता तथा कुशलता के कारण हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तत्पश्चात हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? हॉकी भारत का प्राचीन खेल है। प्राचीन समय से खेले जाने तथा अधिकतर लोगों के बीच लोकप्रिय होने के कारण ही इसे भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना शीर्षक के अंतर्गत हमने पहला प्रश्न जो अटेंड किया है वो यह है कि यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर के आए। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुमान से और बड़ों से बातचीत के आधार पर लिखिए। नहीं। उत्तर है नहीं। अपने अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो शोहरत चाहते हैं, वह भी बिना पैसों के। आजकल पैसा मानव जीवन के लिए इतना ज़रूरी हो गया है कि समाज धनहीन व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है। वैसे भी कदम कदम पर पैसा जरूरी है। अगला प्रश्न जो हमने यहाँ पर लिया है, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल? यहाँ पर मैंने इसका उत्तर लिख करके दिखाया है। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारा अहम इसकी अनुमति नहीं देता। यदि व्यक्ति अपने अहम पर विजय प्राप्त कर ले तो माफ़ी मांगना आसान हो जाता है। इसी का दूसरा पार्ट ख है, क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेते हैं? उत्तर, मैं और मेरे आसपास के लोग कई बार माफ़ी मांग लेते हैं और कई बार माफ़ी नहीं मांगते हैं। यह तो उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वैसे लोगों की प्रवृत्ति होती है कि यदि सामने वाला ज़्यादा ताकतवर है तो लोग विनम्रता का प्रदर्शन करने के लिए माफ़ी मांग लेते हैं, और यदि सामने वाला कमज़ोर होता है तो उसी पर दोषारोपण करते हैं, उसे माफ़ी नहीं मांगते हैं। इसी का तीसरा प्रश्न है ग, माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। उत्तर है, माफ़ी मांगना अथवा माफ़ करना दोनों ही आसान या मुश्किल होना उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तत्पश्चात भाषा की बात में मैं प्रश्न लेता हूँ। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझाने के लिए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रेरणा, प्रेरक और प्रेरित। प्रेरणा वाक्य प्रयोग है, माँ से प्रेरणा पाकर ही मैं यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। लड़के लोग लिखेंगे सका हूँ। प्रेरक, प्रधानाचार्य जी की बातें कितनी प्रेरक हैं। उसके बाद तीसरा है प्रेरित। प्रेरित, अध्यापक जी की बातों से प्रेरित होकर मैं पढ़ाई में जुट गया। लड़कियां लिखेंगी जुट गई। दूसरा है ख, संभव, संभावित और संभवतः। संभव का वाक्य प्रयोग, यह संभव है कि मैं आज शाम तक घर न जाऊं। संभावित, इन संभावित प्रश्नों को दोहरा लो, परीक्षा के लिए उपयोगी है। संभवतः, अच्छी बारिश होने से संभवतः इस साल फसल अच्छी होगी। यहीं पर मैं इस पाठ को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।